इसाबेल उनसे कहती है मैं जानती हूँ तुम चाहे इसे किसी भी तरह एक्सप्लेन करो लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसे केवल मुझसे डील करनी है, किसी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए प्लीज टीचर्स इस पर इंटरफियर ना करें। तभी सोफी सास कहता है रेड क्या तुम जानते हो एम्पायर के दुश्मन को छिपाना सबसे बड़ा क्राइम है, और वो अपनी शॉट निकालने लगता है। रेड कहता है सोफी सास रुको ऐसा नहीं है, जब मुझे मौका मिलेगा मैं तुमको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लीज ऐसा मत करो। और तभी सोफी सास उन पर चार्ज कर देता है, लेकिन असल में उसने आज की क्लास के टीचर के अटैक को रोका होता है जिसने की रेड और इजाबेल पर अटैक कर दिया था। आज की क्लास का टीचर कहता है सोफी सास आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में उनका साथ दोगे। सोफी सास कहता है अगर कोई इन्हें छूने की हिम्मत करता है तो मैं उन्हें मार डालूंगा। एलिना चलो यहाँ से चलें, और वो रेड से कहता है रेड तुम्हें इजाबेल की रक्षा करनी होगी, हमें उसे इनसे किसी भी हाल में बचाना होगा। रेड कहता है बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा, और वो अपनी आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, और वो क्वीन से कहता है मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। क्वीन कहती है तुम भी। तभी साटो कहता है भाई ड्रैगन टीम क्या कर रही है, इन गद्दारों को पकड़ लो, और सभी सोल्जर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सोफी सास का साथी कहता है मैंने अभी किसी को जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनते और उन पर अटैक कर देते हैं। सोफी सास भी अपनी शॉट को निकालते उन सभी पे चार्ज कर देता है, लेकिन वो किसी को भी जान से नहीं मारता, वो केवल उनके आर्मर पर अटैक करके उन सभी को दूर फेंक देता है, जो देख के साटो खुश होता है कि आखिरकार सोफी सास ने गलत काम कर ही दिया। यालू कहता है क्या तुम सच में एम्पायर के खिलाफ जाना चाहते हो, और अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन इससे पहले वो उसे पूरा कर पाता टीचर हांगलियान के टेंटिकल उसे और सोल्जर्स को पकड़ लेते हैं। यालू कहता हांगलियान क्या तुम भी एम्पायर के खिलाफ जाना चाहते हो। टीचर हांगलियान कहते तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं इन्हें यही रोकता हूँ, और वो वहाँ अपने पोषण फेंक के एक बहुत बड़ी सील बना लेते हैं जिससे वो सभी वहीं बंद हो जाते हैं। यालू कहता क्या तुम सब पागल हो गए हो, तुम सभी मारे जाओगे। रेड कहता है इजाबेल चलो जल्दी यहाँ से चलें, सोफी सास चलो यहाँ से एक साथ चलें। सोफी सास कहता है ठीक है जल्दी मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ, और वो सही वहाँ से निकलने लगते हैं। सोफी सास एलिना से कहता है उन्हें प्रोटेक्ट करना। एलिना कहती मैं समझ गई मास्टर। यहाँ साटो टीचर हांगलियान की सील को तोड़ के उससे बाहर आ जाता है, जो देखकर टीचर हांगलियान हैरान हो जाते हैं क्या वो सच में मेरी सील को तोड़ सकता है, और वो उसके सामने आते हुए कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक नॉर्मल ओल्ड वुमन हूँ। तो भाई ये वुमन है और मैं इतने समय से इसको मैन समझ रहा था, और वो अपने पोषण का यूज करके साटो के सामने एक आइस की सील बना देती है जिसे साटो रुक जाता है। टीचर हांगलियान कहते हैं उनसे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा, और तभी साटो वहाँ से गायब हो जाता है और उनकी आइस सील को तोड़ता हुआ वहाँ से निकल जाता है। साथ ही टीचर हांगलियान भी घायल हो जाती है। टीचर फियोना कहते हैं टीचर हांगलियान क्या आप ठीक हैं, मुझे आपको ट्रीट करने दें, और वो उन्हें हील करने लगती है। टीचर हांगलियान कहती है मैं केवल इतना ही कर पाए, और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। टीचर मोमो कहते हैं फियोना के साथ टीचर हांगलियान ठीक रहेंगी, नहीं नहीं जल्दी करो उनके पीछे चलो, और नहीं नहीं उन्हें लेकर उनके पीछे जाने लगता है। एली उन्हें देखते कहता है नहीं नहीं क्या तुम भी। टीचर माइक भी वहीं खड़े होते हैं। टीचर माइक कहते हैं जल्दी जाओ। एली कहता है टीचर क्या मुझे सच में जाना चाहिए। टीचर माइक कहता है मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, अब से तुम जो भी करोगे उसका बॉक्सिंग क्लास से कुछ भी लेना देना नहीं है। एली कहता है बिल्कुल मैं समझ गया। तभी एमली कहती है एली क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। एली कहते लेकिन इस बार खतरा बहुत ज्यादा है, एक लड़की होने के नाते तुम अपनी सुरक्षा कैसे करोगी। तभी टीचर फ्यूना कहती है उसे भी अपने साथ ले जाओ, वो पोस्टल क्लास से और एक हीलर है, शायद वो मुश्किल के समय तुम्हारी हेल्प कर सकती है। एली कहता हाँ आपने सही कहा, अगर मैं दोबारा चल जाऊँ तो तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। एमली कहती तो फिर ठीक है टीचर मैं एली के साथ जाती हूँ। एली कहता तो फिर हम चलते हैं, अगर तुम खतरे में होगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और वो उसे लेके वहाँ से चला जाता है। पहली कहता ऐसा चलो हम भी चलें, और वो भी उनके पीछे जाने लगते हैं। साथ ही टीचर डोना भी सोफी सास की हेल्प करने के लिए जाने लगती है। तभी टीचर ऐसे कहते हैं कोई भी बेवकूफी मत करो, अगर एकेडमी के टीचर स्टूडेंट साथ में उनकी मदद करेंगे तो इससे सोफी सास के लिए और भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। क्या तुम सचमुच से इस तरह देखना चाहती हो, मेरी सलाह तुम वहाँ ना जाओ। जिसके बाद हम सोफी सास रेड और क्वीन को देखते हैं जो कि तेजी से वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने सोल्जर आ जाते हैं जो कि उन पर तीर से अटैक कर देते हैं, लेकिन इजाबेल अपने विंग्स का इस्तेमाल करके उनके अटैक को रोक लेती है, और रेड फॉर्म का इस्तेमाल करके उन्हें हिलने से रोक देता है, और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो तभी वहाँ अच्छी क्लास के टीचर आ जाते हैं जो कि उन पर एम करने लगते हैं। सोफी सास का तुम्हें लगता है तुम भागने से मेरे तीर से बच जाओगे, लेकिन उससे पहले वो अटैक कर पाते हैं। उनके सामने एक शील्ड आ जाती है जो कि टीचर ऐसी ने बनाई होती है, और वो अपने अटैक को रोक देते हैं। आज की क्लास के टीचर कहते हैं टीचर ऐसे आप इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही हैं, क्या आप भी एम्पायर के साथ गद्दारी करना चाहती हैं, क्या आप भी उनको साथ देना चाहती हैं। टीचर ऐसी कहती है सब मैंने अपनी मर्जी से किया है, और इसका स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वहाँ यालू और रीजेंट भी आ जाते हैं। यालू कहता है ऐसी तुम क्या कर रही हो, तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। रीजेंट कहता शांत हो जाओ, जिससे यालू डर जाता है। रीजेंट कहता टीचर ऐसी तुम इस प्रिंसिपल को कैसे समझाओगी। टीचर ऐसी हंसते हुए कहती है मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम दोबारा कोई और बाकी लोगों को देखते हैं। सोफी सास कहता है इजाबेला तुम्हारा अगला प्लान क्या है। इजाबेल कहती है मुझे अपना थ्रोन पाने के लिए डीमन टाइप वापस जाना है। सोफी सास कहता है रेड मुझे लगता है यही सही होगा, अब तुम भी एम्पायर में नहीं रह सकते, इसीलिए अपनी पावर का यूज करके इजाबेल की हेल्प करना। रेड कहता है ठीक है, एम्पायर के गेट से बाहर जाने के बाद हम डीमन टाइप जाने के लिए और जाएंगे। क्वीन कहती है सोफी सास मेरे कारण तुम एम्पायर के दुश्मन बन गए, मुझे इसके लिए माफ करना। सोफी सास कहता है चिंता मत करो, तुम लोग मेरा परिवार हो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में परेशानी में नहीं देख सकता। ये सब मेरे कारण हुआ क्योंकि मैं जिम्मेदार नहीं था, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम डीमन क्वीन हो तो ये सब नहीं होता। यहाँ इजाबेल अपने लोगों को याद करते हुए सोच रहे होते हैं मैं अपने कारण किसी और को सेक्रीफाइस नहीं होने दूंगी। और तभी साटो की चेन आके रेड और इजाबेल को वहां से खींच के ले जाती है। एलिना सोफी सास से कहती है मास्टर रेड और इजाबेल पकड़े गए, जो सुनकर सोफी सास भी रुक जाता है। इजाबेल कहती है आखिर इन चेन के साथ क्या प्रॉब्लम है। रेड कहता है मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा। तभी साटो हंसते हुए कहते हैं इन्हें जल्दी मत जाओ, सोफी सास चलो फाइट कहते हैं। यहाँ सोफी सास बहुत गुस्से में होता है, मैंने कहा था ना उन्हें टच मत करना, और वो तेजी से उसकी तरफ चार्ज कर देता है, जो देखकर साटो
हंसने लगता है, आखिरकार मैं तुमसे फाइट कर पाऊंगा। पर इससे पहले उनकी फाइट स्टार्ट होती है। एली वहाँ अपनी फायर फॉर्म में आता है और साटो की फेस में एक पावरफुल पंच मार देता है। एली कहता है मेरे दोस्तों से दूर रहो, और एली के पंच से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे क्वीन और रेड फ्री हो जाते हैं। एली उनके पास आते हुए कहता है हे क्या तुम लोग ठीक हो? रेड उससे कहता है एली हम पहले एम्पायर के गद्दार हैं, इसीलिए इस बार हमारे साथ मत आओ। एली कहता है तुम लोग मेरे दोस्तों में चुपचाप इसे नहीं देख सकता, मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। वैसे भी टीचर ने कहा कि मैं बॉक्सिंग क्लास का स्टूडेंट नहीं हूँ। यही कुछ सोल्जर ऊपर से उनकी बात सुन रहे होते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। हमने एम्पायर के गद्दारों को पकड़ लिया, लेकिन इससे पहले वो उन पर अटैक कर पाते नानी और टीचर मोमो वहां जाते हैं और नानी उन सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें दूर फेंक देता है। टीचर मोमो कहते हैं बाकी ड्रैगन स्क्वाड भी यहाँ जल्दी आ जाएंगे, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। डैड कहता है टीचर मोमो मेरे यूनियन के लोग कैसे हैं, क्या वो सब ठीक है? टीचर कहते तुम्हारे टॉप एम्पायर जाने के बाद रीजन ने कुछ लोगों को वहां भेजा और फॉर्जिंग क्लास के सभी स्टूडेंट को कैद कर लिया गया और गिल्ड की सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। मुझे लगता है वो सब रीजन की जेब में चली गई। यूनियन की सारी फैक्ट्री उन्हीं के कंट्रोल में है और अब वो प्रिंस का यूनियन बन गया है। रेड कहते ये सब मेरी गलती है, सब मेरे कारण हुआ। उसने उस गिल्ड को ही निकल लिया जिसके लिए सभी ने इतनी मेहनत की थी। नहीं कहते इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम टॉप एम्पायर नहीं भी जाते तो आज नहीं तो कल गिल्ड उनके हाथों में चली ही जाती। टीचर मोमो कहते नहीं नहीं सही कहा। तभी क्वीन कहती है कि तुम लोग मेरी इसी तरह मत कहते रहे तो मुझे नहीं पता मैं इसे किस तरह चुकाऊंगी, मुझे नहीं पता मेरी रियल आइडेंटिटी कब सामने आ गई, लेकिन मैं सभी को इसमें फंसा दिया। टीचर मोमो कहते हैं ये तो मेरे लिए ओनर की बात है कि मैंने न केवल एम्पायर के किंग को सर्व किया है बल्कि मैंने डीमन टाइप की क्वीन को भी सर्व किया है। एमिली कहती है लंबे समय पहले मैंने सुना था डीमन क्वीन को उनके ही जनरल ने धोखा दिया, जिसके बाद उसका कुछ भी नहीं पता चला कि वो जिंदा या फिर मर गई, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो हर समय हमारी दोस्त बन के हमारे ही साथ थी। एली कहता बिल्कुल ही काफी रेयर एक्सपीरियंस है जो हर किसी को नहीं होता। डैड कहता इजाबेल अपने आप को और दोस्त मत दो, हर कोई सच में हमारी मदद करना चाहता है। इजाबेल कहती तुमने सही कहा, मैं ये देख सकती हूँ। डैड कहता तुम्हारा थ्रोन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, हम जरूर उसे पाने में कामयाब होंगे। लेकिन तभी उनके पीछे बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जल्दी करो वो एम्पायर के गद्दारों ने पकड़ लो। पर सोल्जर्स को देख के टीचर मोमो नहीं नहीं भाई रुक जाते हैं। टीचर मोमो कहते हैं तुम लोग जाओ, हम लोग इन्हें यहीं रोकते हैं, तुम लोग चले जाओ, किंग मुझे नहीं मारेंगे। जिसके बाद हम साटो को देखते हैं। एक सोल्जर कहता है लॉर्ड साटो क्या आप ठीक हैं? साटो गुस्से से खड़े होते कहता बेवकूफ बच्चे तूने मुझे शर्मिंदा किया है, तुम बस इंतजार करो। यहाँ उनके सामने से भी काफी सारे सोल्जर आ गए होते हैं जिन्हें देख के वो लोग वही रुक जाते हैं और सोफी अपना अटैक को तैयार करने लगता है। साथ ही एलिन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी पावर को एनहेंस कर देती है, जिससे कि एक बहुत बड़ा एयरनेट समन हो गया था जो देखकर सोल्जर्स डर जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा है। तभी सोफी का नेट उन पर अटैक कर देता है, लेकिन सोफी का एम एम्पायर की दीवार होती है और उसके एक ही स्ट्राइक से दीवार का गेट टूट जाता है। साथ ही काफी सारे सोल्जर्स भी खत्म हो जाते हैं और सभी लोग एम्पायर से बाहर जाते हैं और रेड जल्दी से एयरक्राफ्ट को फौज कर लेता है। सोफी कहता तुम लोग जाओ, मैं पहले वापस जाता हूँ। एलियन कहती मास्टर ये आप क्या कह रहे हैं? रेड कहता सोफी अगर तुम रुक गए तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। एली कहता बिल्कुल सही, रेड ने पहले एयरप्लेन को फौज के लिया है, चलिए यहाँ से निकलते हैं। सोफी कहता रीजेंट हमेशा से मुझे अपने साथ ज्वाइन कराना चाहता था, वो मुझे नहीं मारेगा, तुम लोग चले जाओ। रेड कहता सोफी मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन रीजेंट एम्पायर पे कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सोफी कहता मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया है कि मैं और मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करूंगा। मैंने बहुत सारी बैटल की है और अब तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं लंबे समय से किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन अब मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह रेड सोच रहा होता है सोफी को लगता है कि मैं उसका छोटा भाई हूँ, इसीलिए उसे अब कोई भी चिंता नहीं है। तभी सोफी रेड से कहता अब तुम्हारे पास कोई ऐसा है जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें अपनी पूरी पावर लगानी होगी। यह रेड सोच रहा होता है हाँ मैं इजाबेल को उसका थ्रोन वापस दिलाने में मदद करना चाहता हूँ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्लेन के अंदर जाने लगते हैं। तो भी एलिना से कहता है तुम भी उनके साथ जाओ, लेकिन एलिना मना कर देती है और रोते हुए कहती है मास्टर मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तभी सोफी आगे बढ़ते उसे किस कर लेता है। तो भी कहता मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा, उनके साथ जाओ और उनकी मदद करो। एलिना कहती है मास्टर ठीक है, लेकिन आपको मेरे वापस आने का इंतजार करना होगा। तो भी कहता बिल्कुल अब जल्दी करो, उनके साथ जाओ। तभी वहाँ साटो और सोल्जर्स भी आ जाते हैं। साटो कहता तुम बच नहीं सकते, हम दोनों का लड़ना तय है, चलो देखते हैं इस फाइट को कौन जीतेगा। सोफी कहता साटो मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रेड उसे बड़ा भाई कहता है और कहता है जब मैं वापस आऊंगा तब हम साथ में अपने पुराने घर वापस चलेंगे और फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद रेड का एयरप्लेन वहाँ से निकल जाता है। यह सोफी उसकी बात सुन के काफी खुश होता है। एक सोल्जर साटो से कहता है कमांडर साटो वो लोग भागने वाले हैं। साटो कहता वो लोग नहीं भाग पाएंगे। सोफी चलो अब हम जमकर फाइट करते हैं, पर सोफी अपनी शॉट को फेंक देता है, चलो इसे जाने दें। साटो कहता तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे मुकाबला करोगे? सोफी कहता यहाँ मेरा काम पूरा हो गया है, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो बस मार दो। साटो कहता क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम मुझसे इतना डरते हो कि लड़ना भी नहीं चाहते? जिसके बाद हम रेड की एयरशिप को देखते हैं। एली गुस्से से कहता आखिर में हम डॉप टाइप की हेल्प करके वापस आ गए, लेकिन ना ही किसी ने इसके लिए सपोर्ट किया बल्कि हमें एम्पायर से भी निकाल दिया गया। इजाबेल कहती है जो रीजेंट हो किसी ऐसे के कारण हुआ होगा जो कि हमारे बारे में जानता है, और वो रेड को बुलाती है। रेड कहता क्या हुआ? इजाबेल कहती क्या तुम अभी भी सोफी को लेकर परेशान हो? रेड कहता हाँ लेकिन सोफी स्ट्रॉन्ग है, वो ठीक रहेगा। इजाबेल कहती जैसे मुझे थ्रोन वापस मिलेगा मैं एम्पायर के साथ बातचीत कर उसे छुड़ा लूंगी। तभी उनका एयरशिप हिलने लगता है, जिससे वो लोग हैरान हो जाते हैं क्या ये लोग इन्हें जल्दी कैसे आ गए। और रेड जल्दी से प्रोजेक्शन चालू करके बाहर देखने लगता है और उनके सामने डीमन आर्मी होती है जो कि उन पर अटैक कर रही होती है। रेड कहते हैं तो डीमन टाइप की एयरफोर्स है, आखिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? एलिना कहती कि ऐसा हो सकता है कि रीजन ने डीमन टाइप को इन्फॉर्म किया हो। एली कहता हम कुछ साल पहले एम्पायर से निकले और डीमन टाइप सामने आ गई, आखिर ये सब क्या चल रहा
है। तभी इजाबेल कहती है यहाँ केवल डीमन टाइप की आर्मी उस नहीं है, मुझे काफी पावरफुल मैजिक भी सेंस हो रहा है। जिसके बाद हम बाहर देखते हैं जहाँ डीमन आर्मी के साथ लिबेरी और बायएनबी भी होते हैं। लिबेरी कहती है इजाबेला बाहर आओ और मर जाओ, मैं तुम्हें योर मैजेस्टी को जिंदा नहीं देखने दूंगी। एमिली उसे देख के कहती है तो इजाबेला जैसी दिखती है। रेड कहता है क्या वो तुम्हारी बहन है? इजाबेला कहती है मेरे फादर की केवल एक ही बेटी है, लेकिन उसकी बॉडी से मुझे क्वीन का कोर महसूस हो रहा है। रेड कहता है लेकिन क्या तुमने नहीं कहा था डीमन टाइप में केवल रॉयल फैमिली के पास ही क्वीन कोर होता है? इजाबेल कहती है ऐसा लगता है लीला ने उसे वो पावर दी है जो कि उसने मुझसे छीनी थी। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एक और मैं हूँ। तभी डीमन आर्मी उनके सिर पर अटैक करने लगती है। चलो उन्हें खत्म कर दो, वो इसे ज्यादा देर नहीं झेल पाएंगे। और वो लोग उन पर लगातार अटैक करने लगते हैं। रेड अपने वेपन को एक्टिवेट करते हैं, कहते हैं लगता है लड़ने का समय आ गया है, और वो उन सभी पर रॉकेट से अटैक कर देता है। लेकिन बायएनबी ने एक शील्ड बनाकर उन सभी को बचा लिया था। बायएनबी कहती है सब मत करो, मेरे सामने कोई भी अटैक बेकार है। जो देखकर एली हैरान हो जाता है, उनके पास एक बहुत पावरफुल मेज है और उसने हमारे अटैक को रोक दिया। रेड कहता है ठीक है तो तुम डीमन टाइप की प्लेयर हो, अब तो मेरी लेजर की पावर देखो। तभी इजाबेल कहती है मुझे लड़ना पसंद नहीं है, वैसे भी हमारा हवा में लड़ना बेकार है, इससे केवल उन्हें ही फायदा है। तभी डीमन सोल्जर्स उन पर दोबारा अटैक करने लगते हैं। रेड कहते हैं एक और अटैक आने वाला है, सभी लोग तैयार हो जाओ, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और रेड अपने प्लेन की स्पीड को 100% बढ़ा देता है और वो लोग बहुत तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। रेड कहता है सभी लोग टाइट से पकड़े रहो। यहाँ डीमन आर्मी उनकी स्पीड देख के बहुत हैरान होती है, हम आखिर उनका पीछा कैसे करेंगे। यहाँ रेड ने अपने शिप को बादलों के ऊपर कर दिया था और वो लोग उनसे बच के दोबारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे थे। इजाबेल रेड से कहती है फुल स्पीड के साथ डीमन टाइप की तरफ चलो। साथ ही एली भी काफी खुश होता है। एली कहता है मुझे लगा हमें उनसे फाइट करनी होगी, लेकिन ये तो काफी मजेदार था। एमिली विंडो से बाहर देखते हुए कहती है एली यहाँ देखो, ये सीन तो बहुत सुंदर है, यहाँ का सीन सच में बहुत खूबसूरत है। और वो लोग बाहर देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रेड कहता है मैंने प्लेन को ऑटो पायलट में सेट कर दिया, सभी लोग थोड़ा आराम कर लो। तभी इजाबेल को कुछ सेंस होता है, रुको एक मिनट। रेड कहता है क्या क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? इजाबेल कहती है वहाँ देखो, और हम देखते हैं सामने बादलों को चीता हुआ एक बड़ा सा मुस्टा बाहर निकलता है। जो कहते हैं इजाबेल तुम्हें क्या लगता है क्या तुम यहाँ से भाग सकती हो? रेड कहते हैं ये डीमन भी तुम्हारी तरह है। इजाबेल कहती है हाँ ये मेरे रियल फॉर्म की तरह है और साथ ही काफी स्ट्रॉन्ग है। और उसे देख के काफी हैरान हो जाती है, लेकिन केवल रॉयल फैमिली के पास ये फॉर्म होता है, तो वो ये कैसे कर पा रही है। तभी वो डीमन एक बड़ा सा अटैक तैयार करके उनकी तरफ लॉन्च कर देता है, जल्दी से मर जाओ। रेड कहता है हमें कुछ करना होगा। इजाबेल कहती है बहुत देर हो गई है, और वो अटैक उनकी तरफ आने लगता है। पर इससे पहले वो अटैक उनकी शिप को लग पाता है, उनकी शिप के नीचे एक मैजिक फॉर्मेशन आ जाती है और सिर्फ वहां से गायब हो जाता है, जिससे उस डीमन का अटैक बेकार हो जाता है। लेकिन उसके अटैक की पावर से एक बहुत बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो डीमन ये देख के बहुत हैरान होता है कि वो लोग कहाँ चले गए। तभी वहाँ बायएनबी भी आ जाती है। बायएनबी कहती है बेशक वो लोग टेलीपोर्ट हो गए, यहाँ केवल एक इंसान है जिस तरह की मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, लगता है हमने उन्हें खो दिया। जिसके बाद हम रेड के शिप को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर प्रिंसिपल की लाइब्रेरी में आ गया था। रेड कहते हैं ये तो प्रिंसिपल की लाइब्रेरी है, मैं सही था, प्रिंसिपल ही आप नहीं किया है। प्रिंसिपल कहते हैं रेड तुम कैसे हो, मिले हुए बहुत दिन हो गए, बस मुझे एम्पायर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम लोग डीमन टाइप कभी भी नहीं जा पाते। प्रिंसिपल के साथ का बंदा कहता मास्टर ने एक बार एग्रीमेंट किया था, लेकिन तुम्हारे लिए उन्होंने उसे तोड़ दिया, तुम्हें उनकी इस काइंडनेस को याद रखना चाहिए। रेड कहता मैं किस्मत वाला हूँ जो आपने ऐसे समय मेरी मदद की, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं कॉन्फिडेंट रहो, तुम एम्पायर के टूर्नामेंट के बाद से काफी अच्छे हो गए हो, लगता है तुमने बहुत मेहनत की है। अब चूंकि तुम लोग एम्पायर से निकल आए हो तो तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? इजाबेल कहती मेरे सबऑर्डिनेट डार्क प्लेयर ने कहा था वो मेरा डीमन टाइप में इंतजार करेगा, ऐसा लगता है वो अभी भी मेरी तरफ है, खैर उसके साथ होने से हमारी जीतने के चांस कम से कम बढ़ जाएंगे। एली कहता मैं भी तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। एली ने कहती है बिल्कुल, मास्टर ने कहा था मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारी हेल्प करूं, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। प्रिंसिपल कहते मुझे तुम्हारा रिलेशनशिप देख के काफी जलन होती है। प्रिंसिपल कहते डीमन रैलम के गेट्स पर गार्ड लगे हुए हैं, हालांकि मैं अपने मैजिक के साथ तो मैं सीधा डीमन रैलम में भेज सकता हूँ, लेकिन डीमन रैलम में एक फॉर्मेशन है जो बाहरी लोगों को आसानी से पहचान सकती है। इजाबेल कहती है हाँ आपने सही कहा, लेकिन मैं असल में डीमन टाइप से हूँ, जब तक मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल ना करूँ तब तक मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी। लेकिन इन सभी का क्या? प्रिंसिपल कहते तुम लोगों के पास कोई भी प्लान नहीं है, अगर तुम लोग अभी डीमन रैलम में जाओगे तो तुम लोग अपनी जान गवा दोगे, लेकिन चूंकि तुम लोगों ने अपना मन बना लिया है तो मुझे तुम लोगों की मदद करनी होगी। और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें 2 बुक देते हैं। इन दोनों बुक में कई फॉरबिडन मैजिक हैं जो कि तुम्हें बदल सकते हैं। और वो एक बुक एमिली को देते हुए कहते हैं एमिली तुम्हारे पास टैलेंट है, लेकिन तुम कड़ी मेहनत नहीं कहती, ये बुक तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसे खूब मन लगा कर पढ़ना होगा। एमिली उस बुक को लेते हुए कहती क्या सजा प्रिंसिपल मेरे ऊपर ध्यान दे रहे थे? प्रिंसिपल कहते मैं हर स्टूडेंट पर नजर रखता हूँ। और वो दूसरी बुक इजाबेला को देते हुए कहते हैं इजाबेला एम्पायर में तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो पाई, इसमें ह्यूमन एम्पायर के बहुत से रेयर मैजिक के बारे में जानकारी है, ये तुम्हारी काम आएगी। इजाबेल कहती है आपका शुक्रिया प्रिंसिपल, मैं हमेशा से संभाल कर रखूंगी। तभी रेड कहता है प्रिंसिपल मुझे कुछ और कहना है। प्रिंसिपल कहते शायद मैं जानता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं सोफी सास को प्रोटेक्ट करूँ? रेड कहता है प्लीज सोफी सास को प्रोटेक्ट करें, वो हमेशा रीजेंट की आंख में खटकता रहा है, मुझे डर है कहीं रीजेंट उसके साथ कुछ करना दे। प्रिंसिपल कहते हैं सोफी सास एम्पायर का सबसे पावरफुल सॉर्ट्समैन है, रीजेंट उसे नहीं मानना चाहेगा। और वो एलिना की तरफ देखते हुए कहते मैं सही हूं ना? एलिना कहती है मुझे भी लगता है मास्टर ठीक रहेंगे। और प्रिंसिपल उनके लिए एक पोर्टल बना देते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं इस पोर्टल को पार करके तुम लोग सीधा डीमन टाइप के अंदर चले जाओगे। एली कहते ये तो बहुत बढ़िया है। तभी प्रिंसिपल रेड और एली को अपने पास बुलाते हैं। प्रिंसिपल कहते मैं तुम दोनों पे स्पेशल मैजिक कर रहा हूँ जो कि इमरजेंसी में तुम्हारी काम आएगा। और वो उन दोनों के सिर पे कुछ कहते हैं जिनसे उनके फोरहेड पर फॉर्मेशन बन जाती है। प्रिंसिपल कहते इस बार तुम्हारा काम काफी डेंजरस है, मुझे उम्मीद है तुम्हें इस मैजिक का इस्तेमाल ना करना पड़ेगा।
पड़े, साथ ही सभी लड़कियों को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना। एली कहता चिंता न करें, मैं अपने आसपास सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। रेड कहता आपका धन्यवाद, आप बस इंतजार कीजिए, हम एक अच्छी न्यूज लेकर आएंगे। और वो सभी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। प्रिंसिपल का सर्वेंट उन्हें देख के कहते हैं ये बच्चे सच में काफी लापरवाह हैं। प्रिंसिपल उसे किक मारते हुए कहते हैं क्या तुम मेरे सामने बूढ़े होने का नाटक कर रहे हो। यहाँ वो सही पोर्टल को पार कर डीमन रैलम में पहुंच गए होते हैं। रेड कहता तो ये डीमन रैलम है, ये तो काफी अजीब और अनोखा है। इजाबेल कहती हाँ यही है डीमन रैलम, मेरा घर, डीमन ट्राइब का एम्पायर। अभी हम फ्लैट सरफेस पे हैं जहाँ डीमन टाइप के सिविलियंस रहते हैं। जिसके बाद वो लोग डीमन टाइप की मार्केट पहुंच जाते हैं। रेड कहता मैंने सोचा नहीं था, डीमन टाइप में तो काफी हलचल है। एली कहता यहाँ का खाना तो बहुत टेस्टी लगता है। रेड कहता एली तुम्हें हर चीज टेस्टी क्यों लगती है। तभी एमली कहती है मुझे लगता था डीमन टाइप बहुत खतरनाक होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, ये तो बिल्कुल एम्पायर की तरह नॉर्मल है। एली ने कहती हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता था डीमन टाइप कॉप्स और खून खराबी से भरी होगी, लेकिन ये जगह तो काफी नॉर्मल है। तभी रेड के सामने एक बड़ा सा पैर आ जाता है जिससे वो बच जाता है, जो कि एक बहुत बड़े डीमन का होता है। वो डीमन कहता माफ करना, मैं तुम्हें कुचल ही दिया था। रेड कहता कोई बात नहीं, और सोचने लगता है डीमन टाइप के सिविलियंस का साइज तो काफी अजीब है। पर तभी एक स्लीप बच्चा रेड से टकरा जाता है, जिससे उस बच्चे का एप्पल गिर जाता है और वो उसे उठाने लगता है। रेड कहता माफ करना, क्या तुम ठीक हो। पर इससे पहले वो सेब को उठा पाता है, उसका ओनर उसे खींच के ले जाने लगता है। वो औरत कहती है बेवकूफ सिलेब, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है, जल्दी करो, खड़े हो जाओ। वो सिलेब कहता मास्टर मुझे माफ कर दें। पर तभी उसकी ओनर उसके पेट पर टिक कर देती है, तुम तो काफी बेकार हो, मुझे तुम्हारी बजाय एक डॉग खरीदना चाहिए था। पर रेड उस बच्चे को पकड़ लेता है। रेड कहता है ये तुम क्या कर रही हो, ये केवल एक छोटा बच्चा है। वो लेडी कहती है अब तुम कौन हो, तुम्हारी मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई, वो मेरा स्लेव है, मैं उसे मार सकती हूँ। तभी इजाबेल कहती क्वीन इजाबेला ने पहले ही स्लेवरी को खत्म कर दिया है और तुमने ये कहकर डीमन रेलम के रूल्स को तोड़ा है। वो लेडी अकड़ती हुए कहती है इजाबेला ये कौन है, जब से क्वीन लिलियन क्वीन बनी है तब से स्लेवरी को दोबारा शुरू कर दिया गया है, तो अपनी बकवास बंद करो, भले ही मैं इसका इस्तेमाल डीमन डॉग्स को खिलाने के लिए करूँ, तब भी ये रूल्स के खिलाफ नहीं है। उसकी बात सुन के इजाबेल सोच रही होती है क्या लिलियन ने मेरे द्वारा बनाए गए रूल्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी वो लेडी अपने स्लेव को दोबारा ले जाने लगती है, तो जल्दी कर, इस तरह बैठ मत, आइंदा से मेरे मामले में दखल मत देना। रेड ये देखिए सोच रहा होता है सोफी सास का छोटा भाई ऐसी ही जगह में रहता था, शायद उसे भी ये सब सहना पड़ा होगा, भले ही ये अलग अलग टाइप से हैं, लेकिन किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे आसपास जितने भी लोग हैं इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो सभी इन चीजों के आदी हो चुके हैं, लेकिन नहीं मुझे कुछ करना होगा। तभी एलिना रेड से कहती है मास्टर रेड इस पर दखल ना दें, इसके बारे में सोचे कि हम यहाँ कितनी मेहनत से आए हैं, अगर हमने यहाँ कुछ गलती की और हमारी पहचान सामने आ गई तो फिर हम कभी भी एम्पायर नहीं लौट पाएंगे और ना ही अपना काम पूरा कर पाएंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। लिलियन को हराने के बाद ही हम इस बच्चे को और ऐसे बहुत सारे बच्चों को बचा सकते हैं, और रेड चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पाता, माफ करना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तभी एमिली कहती है एली आखिर एली कहाँ है, और तभी वो लेडी भी चिल्लाने लगती है कोई उसे पकड़ो, कोई मेरे स्लेब को ले गया। और हम देखते एली उन दोनों स्लेब को लेके वहाँ से भाग रहा होता है। रेड कहता है एली बहुत बढ़िया, एली कहता है जल्दी करो यहाँ से निकलो, इन्हें देखकर मुझे मेरे छोटे भाई बहन की याद आ गई और मैं उन्हें इस तरह बिल्कुल भी नहीं देख सकता। रेड कहता है ऐसा है तो फिर चलो यहाँ से निकले, और वो लेडी चिल्ला रही होती है उन्हें पकड़ो, कोई उन्हें पकड़ो, जो भी उन्हें पकड़ेगा मैं उन्हें 50 मैजिक कॉइन दूंगी। यहाँ वो सही भागते हुए सुनसान गली में आ गए होते हैं, यहाँ वो सही भागते हुए सुनसान गली में आ गए होते हैं। एली कहता आखिरकार हमें उनसे छुटकारा मिल ही गया, और एली उन स्लेब से कहता अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एमिली कहती है डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एली उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है, लेकिन वो बच्चा काफी डरा हुआ होता है, और इससे पहले एली उसे हाथ लगा पाता वो एली के हाथ पे चाकू मार देता है, जिससे कि एली के हाथ से खून आने लगता है, और वो बच्चा उन्हें चाकू दिखाते हुए कहता है हमारे हमारे पास मत आओ, हमें वापस हमारे मालिक के पास भेज दो। और वो लोग उनका चाकू फेंक के वहाँ से भाग जाते हैं। एली कहता है वापस आओ, हम लोग ह्यूमन हैं, हम सच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। एमिली कहती है जरूर वो हमारी शक्ल देखकर डर गए होंगे। इजाबेल कहती है उन्हें जाने दो, उनका पीछा करना बंद करो, भले ही हम ह्यूमन जैसे देखें लेकिन वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें जाने दो। सभी स्लेब में ट्रैकिंग मैजिक होता है, जब तक वो डीमन रेलम से बाहर नहीं जाते तब तक वो दोबारा पकड़े जाएंगे, और वो लोग पहले ही पीछा कर रहे हैं, चलो यहाँ से निकले। और वो लोग निकल जाते हैं। तभी वहाँ वो लेडी आ जाती है, वो वहाँ ये वही लोग हैं, उन्हें पकड़ो, और वो सही वहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्वीन कहती है यहाँ से निकलने के बाद हम टीम पैलेस जाने का रास्ता ढूंढेंगे, और तभी वो लोग कहीं ट्रैप हो जाते हैं। रेड कहता है ये आखिर ये क्या है, और वो सभी उस ब्लैक लिक्विड में समाने लगते हैं। तभी वो लेडी वहाँ जाती है, लेकिन वो सभी गायब हो गए होते हैं। मैंने अभी उन्हें यही देखा था, आखिर वो कहाँ चले गए। यहाँ वो सभी एक ब्लैक स्पेस पर गिर रहे होते हैं। नीचे आते ही ली फाइट के लिए अपनी फायर फॉर्म में आ जाता है। ली कहता आखिर हम कहाँ आ गए, क्या ये दुश्मन का कोई ट्रैप है। क्वीन कहती है घबराओ मत, ये मेरा सबऑर्डिनेट है, बाहर आओ डार्कुलो, और उनके सामने डीमन पिलर डार्कुलो आ जाता है। डार्कुलो कहता माय क्वीन डीमन एम्पायर में आपका दोबारा स्वागत है। क्वीन कहती है मुझे पता था तुम मेरा साथ दोगे, क्या तुम तैयार हो। डार्कुलो कहता है मेरे क्लैन के लिए क्वीन के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने क्लैन को इसमें शामिल करूं मुझे आपसे एक जवाब चाहिए। रेड कहता है कौन सा आंसर, क्या तुमने हमें यहाँ आने के लिए नहीं कहा था। क्वीन कहती है डार्कुलो जो कहना है साफ कहो। तभी डार्कुलो रेड और इजाबेल को छोड़ के बाकी सबको गायब कर देता है। रेड कहता है बाकी लोग कहाँ गए, ये तुमने क्या किया, तुमने उन्हें कहाँ छिपा दिया, क्या तुम लीलैंड की तरफ हो। क्वीन कहती है डार्कुलो ये सब क्या है। डार्कुलो कहता है चिंता न करे, वो सब सेफ है, कुछ चीजें हैं जो कि सभी की सुनने के लिए नहीं है, मैं कोई दोगला इंसान नहीं हूँ, और न ही मैं दोनों तरफ से दाव लगाऊंगा, जो साइड पावरफुल होगी और जीतेगी मैं उसी तरफ खड़ा रहूंगा।
करूंगा, क्योंकि मेरा हर काम मेरे क्लैन की भलाई के लिए होता है। इजाबेल कहती है मुझे उम्मीद है तुम ये नहीं भूले होगे कि मेरे फादर ही तुम्हारे क्लैन को डीमन टाइम में लेकर आए थे और तब से हम उन्हें प्रोटेक्ट करते आए हैं। डेड कहता है इजाबेल डार्क क्रोस और डीमंस के बीच क्या संबंध है? वैसे डार्क क्रोस ड्रैकुला का क्लैन है। डार्कुला कहता है डीमन रेस बहुत सारी रेस से मिलकर बनी एक ट्राइब है और हमारी ट्राइब असल में कॉन्टिनेंट के ईस्ट में रहती थी जहाँ ह्यूमन ट्राइब है। बहुत साल पहले हम ह्यूमन ट्राइब के साथ शांति से रह रहे थे, लेकिन बाद में ह्यूमंस ने अपनी टेरिटरी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उस जंगल पे कब्जा कर लिया जो हमारी जिंदा रहने के लिए इम्पोर्टेंट था। और हमने एम्पायर से लड़ाई करने की बजाय वहां से निकलना सही समझा, जिसके बाद हम डीमन टाइप के पास आ गए और फॉर्मल किंग ने हमारी टाइप को यहाँ रहने दिया। उन्होंने डीमन टाइप की बॉटम लेयर को हमारे रहने लायक बनाया और पूरे क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को ट्रेन किया। इजाबेल कहती है तुम उस क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बने और साथ ही मेरे फादर के सबसे अच्छे स्टूडेंट, जिसे फादर ने पिलर जनरल बना दिया। डार्कुला कहता है मेरा क्लैन कभी भी आपके एंसेस्टर्स की काइंडनेस को नहीं भूलेगा। रेड कहता है खैर वो सब ठीक है, लेकिन तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम अपने क्लैन को लीड कर हमारी हेल्प कर सकते हो। डार्कुला कहता है लेकिन अगर ये सब फेल हो गया तो लीलैंड के साथ मेरा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और मेरे पूरे क्लैन को गॉड का सेक्रीफाइस बना दिया जाएगा। जो सुन के रेड हैरान हो जाता तो ऐसी बात है, तुम दोनों के बीच इस तरह का एग्रीमेंट है, इसीलिए तुम इस बात की कोई परवाह नहीं है कि दूसरी टाइप के साथ क्या होगा, उनका सेक्रीफाइस हो या फिर नहीं। तभी क्वीन कहती है रेड तुम्हारा सेक्रीफाइस से क्या मतलब है, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? जो सुन के रेड की हालत खराब हो जाती है और रेड सोचने लगता है दैट तेरे की मैंने गलती कर दी। और रेड बात को घुमाते हुए कहता है नहीं कुछ नहीं, वो तो हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे थे कि अगर हम फाइट करेंगे तो उनका क्या होगा। वो लीलैंड सच में मरना डिजर्व करती है। तभी डार्कुलो कहता है माय क्वीन क्या आपको गॉड के सेक्रीफाइस के बारे में नहीं पता है? रेड कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? और तभी क्वीन रेड की कॉलर पकड़ लेती है। क्वीन कहती है मैंने तुम पे इतना ज्यादा विश्वास किया और तुम मुझसे कुछ छिपा रहे थे। यहाँ डार्कुलो सोच रहा होता है ऐसा लगता है पुराने किंग ने उन्हें कुछ नहीं बताया। रेड कहते इसे समझाना थोड़ा कठिन है और तुम्हारे से समझना कुछ समय के लिए मुश्किल होगा, पहले शांत हो जाओ मेरी बात सुनो। तुम्हें याद है हम एली के गांव में एक टेंपल में गए थे जहाँ हमें वो वेपन मिला था, मैं उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए मैं प्रिंसिपल के पास गया था जहाँ मुझे इन सब के बारे में पता चला था और वो गॉड सेक्रीफाइस गॉड स्टोन सब के बारे में इजाबेल को बता देता है। जो सुनकर इजाबेल बहुत शौक हो जाती है, नामुमकिन इस कॉन्टिनेंट में सब कुछ केवल गॉड का चारा है। रेड कहता मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ये सब पहले नहीं बताया, जब मुझे ये पता चला था मुझे भी इस बारे में विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन प्रिंसिपल है जिन्होंने ये सब कहा था, इसलिए इस बात के सच होने के पूरे चांस हैं। मैं तुम्हें यहाँ थ्रोन दिलाने के लिए आया था, लेकिन ऐसा लगता है मुझे एक और मिशन जोड़ना होगा। तभी डार्कुलो कहता अगर मैं सही हूँ तो तुम जिस प्रिंसिपल की बात कर रहे हो वो वेस्ली आंद्रे हैं। जो सुन के रेड हैरान हो जाता है क्या तुम प्रिंसिपल को जानते हो? डार्कुलो कहता हाँ वो हमारे फॉर्मल किंग के काफी अच्छे दोस्त है। इसके अलावा क्या उन्होंने तुम्हें बताया डीमन टाइप और ह्यूमन टाइप के बीच वॉर क्यों चल रही है? रेड कहते नहीं क्या ये भी गॉड से रिलेटेड है? डार्कुलो कहता हाँ तुमने सही कहा, फॉर्मल किंग ने एक बार कहा था कि डीमन टाइप की रॉयल फैमिली भी गॉड्स का ब्लड है और गॉड कॉन्टिनेंट में सब कुछ कंट्रोल करते हैं सिवाय रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन के। रेड कहता हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या इसका वॉर से कोई संबंध है? डार्कुलो कहता है डीमन टाइप के फॉर्मल किंग के पास इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, गॉड ही थे जिन्होंने कॉन्टिनेंट में सभी लोगों को बनाया था जिससे वो और बच्चे पैदा करे और अपनी आबादी बढ़ाते रहे। समय के साथ ह्यूमंस काफी स्मार्ट और बेहतर हो गए, इसीलिए गॉड के द्वारा उन्हें चुना गया और उनका तेजी से डेवलपमेंट हुआ और तब से लेके अब तक वो गॉड के जल्लादों की तरह काम करते आ रहे हैं, लगातार अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हुए और दूसरी टाइप पे अटैक करके वो गॉड्स को सेक्रीफाइस देते आ रहे हैं। लेकिन हमारे फर्स्ट किंग को ये बात समझ आ गई थी, वो चाहते थे उन जल्लादों ह्यूमंस को खत्म कर दिया जाए जिससे गॉड को सेक्रीफाइस देने वाला कोई ना हो और वो जागने से रुक जाएं। रेड कहता तो इसीलिए वॉर स्टार्ट हुई क्योंकि वॉर एक किलिंग मशीन की तरह है, इस वॉर में लोग मरते रहेंगे। इजाबेल कहती है जिससे लोग लगातार मरते रहेंगे और कम होते रहेंगे और गॉड्स को सेक्रीफाइस मिलना कम हो जाएगा जिससे वो अवेक नहीं हो पाएंगे और इजाबेल की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। डार्कुलो कहता हाँ तुमने सही कहा और तभी क्वीन गिरने लगती है। मैं इस वॉर को रोकना चाहती थी, क्या मैं गलत थी? रेड कहते इजाबेल शांत हो जाओ, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, वॉर को रोकना कोई गलत बात नहीं है और ना ही तुम्हें इसके बारे में पता था, तुम तो एक काफी अच्छी क्वीन हो, ये सब तो पहले से ही इसी तरह था। अब हमें केवल ये सोचना है कि हमें इससे कैसे निकलना है। ये मत बोलो कि मुझे एक सेवियर की तरह बुलाया गया है, डीमन क्वीन और सेवियर की पावर को एक करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिससे हम शायद उन गॉड ट्राइब को जागने से रोक पाएंगे। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तभी डार्कुलो कहता है लीले ने भी रीजेंट की तरह डॉग ट्राइब पे हमला किया था जिससे वो वॉर में डॉग ट्राइब को सेक्रीफाइस करके डीमन टाइप को इससे बाहर निकाल सके, यही कारण था कि मैं उस वॉर पे गया था। अब चूंकि तुम अपना थ्रोन वापस लेने आ गई हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक वादा करो। रेड कहता है क्या तुम चाहते हो जब इजाबेल को थ्रोन वापस मिल जाए तो वो तुम्हारे क्लैन के लोगों को सेक्रीफाइस ना करे? डार्कुलो कहता हाँ तुमने सही कहा। रेड चिल्ला के कहता है क्या तुम सच में यही चाहते हो? जब से इजाबेल के फादर ने तुम्हारी टाइप को डीमन टाइप में मिलाया है तब से ही वो तुम्हें अपना मानते आ रहे हैं और तुम चाहते हो तुम्हारी टाइप छोड़ के वो सारी टाइप खत्म हो जाएं। तुम केवल अपने बारे में ही सोच रहे हो, क्या तुम इस तरह किसी की मदद चुकाते हो? डार्कुलो कहता है मैं अपने क्लैन का लीडर हूँ और उन्हें सेव रखना मेरी ड्यूटी है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तभी इजाबेल कहती है डार्कुलो मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैं केवल डार्क क्रो क्लैन पे ही फोकस नहीं कर सकती, डीमन टाइप में बहुत सारे क्लैन है, सभी मेरे लोग हैं और मैं अपने लोगों को सेक्रीफाइस करने नहीं दूंगी, मुझे सारे क्लैन को बचाना होगा। डार्कुलो मैं तुमसे कोई बाधा नहीं करती, तो क्या तुम अभी मेरे साइड रहना चाहते हो? डार्कुलो कहता है योर मैजेस्टी मेरे लोगों को बचाना मेरी खुद की इच्छा थी, लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि गॉड टाइप कितनी खतरनाक है। इजाबेल कहती है कुछ देर पहले तुमने ही कहा था ओसा ब्लड लाइन बाकी टाइप से अलग है, तो ओसा क्लैन की लास्ट डिसेंडर होने के कारण ये मेरी खुद
खुद की मर्जी है कि मैं उन्हें कभी भी जागने ना दूं। रेड कहता बिल्कुल जैसा इजाबेल से उम्मीद थी। डार्कुलो कहता कि तुमने गॉड्स को चैलेंज किया तो मुझे नहीं लगता वो सब ब्लड लाइन तुम्हारी बात चल पाएगी। रेड डार्कुलो से कहता है तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। तभी इजाबेल रेड का हाथ पकड़ते कहती है अगर मैं इसमें फेल हो गई तब भी वो सब ब्लड लाइन आगे बढ़ती रहेगी। शायद तुम समझ गए होगे क्या मतलब है। मेरे हारने के बाद मेरे डिसेंडर गॉड से फाइट जारी रखेंगे। रेड तुम इसमें मेरी मदद करोगे। रेड कहता बिल्कुल मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। डार्कुलो कहता अफसोस की बात है कि वो आंसर नहीं है जो मैं चाहता था। अगर तुम्हारी दुश्मन लिलियन है तो मैं अपने क्लैन को तुम्हारी तरफ से फाइट करने के लिए लीड करता, लेकिन तुम तो गॉड्स को चैलेंज करना चाहती हो। तुम्हें इस भ्रम को छोड़ देना चाहिए, तुम्हें इसका पछतावा होगा। खैर मेरी तरफ से गुड लक। और वो बैनिश हो जाता है और उसके जाते उसका पोर्टल भी खत्म होने लगता है। रेड कहता है इजाबेल अब हम अकेले हैं। इजाबेल कहती है तुम्हारे साथ होने से मैं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और वो सभी उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ से वो टेलीपोर्ट हुए थे। एली कहता आखिर अभी क्या हुआ, मुझे लगा हम पकड़ चुके हैं। एली कहती है मास्टर रेड मिस इजाबेल क्या आप ठीक हैं। एली कहता क्या उस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। एमिली कहती है एली बोलो ठीक लग रहे हैं। तभी उन्होंने से डीमन लेडी की आवाज आती है जो कि उन्हें ढूंढ रही होती है। रेड कहता हम दोनों ठीक है चलो सीधा डीमन पैलेस चले, जिसके बाद हम डीमन पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ कोई लीलन लिबेरी को मार रही होती है। असल में कोई लीलन इजाबेल को पसंद करती है और उसे पकड़ना चाहती थी, लेकिन लिबेरी ने उन्हें जाने दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। यहाँ लिबेरी उसे और मारने के लिए कह रही होती है। लीलन कहती तू कमी नहीं, तेरी उसे टच करने की हिम्मत कैसे हुई, और उसे लगातार मारती रहती है। लिबेरी कहती माइक को इसी तरह मुझ पर और गुस्सा निकाले, मुझे और मारे, अपने सर्वेंट को पनिशमेंट दे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे आपके पास नहीं आने दूंगी। तभी लीलन उसके गले में मैजिक रोप बांध के उसे लटका देती है। ऐसा लगता है तुम और नहीं जीना चाहती, तुम चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी कारण से। अगर तुमने माइकोइन को छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हारा जीना मरने से भी ज्यादा मुश्किल बना दूंगी, तुम इसे दोबारा कभी नहीं भूल पाओगी। और वो अपनी बॉडी पोज को रिलीज करने लगती है। तुम्हें याद है तुमने पहली बार मेरे सामने कैसे सरेंडर किया था, और इसका ऐसा फेस बनाते हुए कहती क्या तुम चाहती मैं वो फीलिंग तुम्हें दोबारा याद दिलाऊं। जो देख के लिबेरी थोड़ा डर जाती है पर दोबारा हंसने लगती है, उसे दोबारा फील करना कितना अच्छा होगा। लिलियन नॉर्मल होते हुए कहती है सब मेरी ही गलती है जो तुम इस तरह हो गई, मैं तुम्हें इस टाइम छोड़ देती हूँ। और बैठते हुए कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं क्वीन को पाकर रहूंगी, उसकी रक्षा केवल मैं ही कर सकती हूँ। तभी लिबेरी उसके जूते को चाटते हुए कहती है लेकिन आपके अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि उसकी रक्षा कर रहे हैं। लीलन कहती तो पर मैं उन्हें मार दूंगी, मैं क्वीन के साथ अच्छी तरह व्यवहार करने वाले हर इंसान को मार डालूंगी सिवाय मेरे, केवल एकमात्र मैं ही हूँ जो उसके साथ अच्छे से रहेगी। और वो लिबेरी को लात मारते हुए दूर कर देती है। तुम्हारे पास क्वीन का कंपैरिजन करने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी क्वीन तो बहुत खूबसूरत थी, उसके काम हमेशा मेरा दिल जीत लेते थे और मैं केवल पीछे खड़े होकर ही उसे देख सकती थी। मुझे पता था मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं मैं उसे कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो एक क्वीन है और डीमन एम्पायर में सबसे ऊपर थी। तो मैंने उसे ऊपर से नीचे लाने का फैसला किया, क्योंकि केवल यही एकमात्र तरीका था जिससे वो मेरे पास आ सकती थी। लेकिन तभी फाइट शुरू हो गई और मैंने उसे खो दिया, लेकिन इस बार मैं दोबारा उसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी, वो केवल मेरी है और तुम तो केवल माय क्वीन की कॉपी हो। मुझे लगा मुझे तुमसे कुछ दिलासा मिलेगा, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है मैं पूरी तरह गलत थी, तुम पूरी तरह बेकार हो, तुम बिल्कुल भी वो नहीं हो जो मुझे चाहिए था। जो सुन के लिबेरी को बहुत गुस्सा आने लगता है। इजाबेल ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही लीलन सामा का सारा प्यार चुरा लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।